नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर कराड़ एक बार फिर से आप सबके साथ हूं और आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने कल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट आपको दिया था। मैंने बोला था कि भाई कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, मतलब जजेस को जजेस ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता दुनिया में। अभी ये इससे जो है हमारी इंडियन जुडिशरी का इंडिपेंडेंस बना रहता है। इस रीज़न के कारण ये सिस्टम अभी चलता आ रहा है। तो क्या ये सिस्टम सच में सही है? ये सिस्टम से कितनी गलतियां होती हैं, ठीक है। कितने जजेस यहाँ पे, मतलब दादाजी जज थे, पिताजी भी जज है, बेटा ना मतलब जो पोता है जब अभी तक उसका जन्म भी नहीं हुआ है, फिर भी दादाजी तय कर लेते कि भाई इसको तो मैं जज ही बनाऊंगा। ये सारा सिस्टम क्या कॉलेजियम से पॉसिबल हो रहा है? मतलब कॉलेजियम क्या सही है, या फिर कॉलेजियम जो है यहाँ पे इसमें कुछ गलत है, इसमें कुछ लूप होल्स है, ठीक है। या फिर इंडिया के लिए आज के लिए क्या कॉलेजियम को बदलना, क्या वो समय आ गया है कि कॉलेजियम को हम बदल पाएंगे, ठीक है। इन सारी बातों के ऊपर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉलेजियम का हिस्ट्री कैसा है, ठीक है, आखिर ये कैसे बना है, फर्स्ट जज केस क्या है, सेकंड जज केस क्या है, थर्ड जजेस केस क्या है, ठीक है। मतलब एसपी गुप्ता से अभी जो रिसेंटली 2015 का जो केस लॉ है, जिसमें हमने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को हमने स्ट्रक आउट कर दिया है, इन सारे केस लॉज को हम हमारे आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। खास करके जुडिशियल एस्पिरेंट्स जो है, आपको ये सारा का सारा वीडियो आखिरी तक देखना है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम फिर से चर्चा में क्यों आया है, ठीक है। मतलब व्हाई इट इज इन न्यूज, इसको हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। उससे भी पहले आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप इंस्टाग्राम चैनल को भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे जहां कहां पे हो, आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे है तो टेलीग्राम लिंक को आप मतलब हमारे ग्रुप में आ सकते हैं, या फिर अगर आप व्हाट्सअप तो सभी यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी आ सकते हैं। इन सारे ज्वाइनिंग के लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो लॉ मिनिस्टर ने कुछ स्टेटमेंट्स किए हैं। इनका पहली बात इन्होंने कही है। अब ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे हमारे पुराने वाले लॉ मिनिस्टर थे, कुछ भी बोलते थे। एक बार तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हमने इंडिया के 95% लोगों को रिजर्वेशन दिया है, ठीक है। अभी कुछ समय में हम पूरे इंडिया को रिजर्वेशन दे देंगे। रिजर्वेशन कभी भी पूरे इंडिया को नहीं होता है। रिजर्वेशन जो दबे पिछड़े कुचड़े जो होते हैं लोग, जिनको जो वल्नरेबल लोग हैं, जिनको एक आपने ऊपर से हाथ देने की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट उस हिसाब से है। फिर भी हमारे लॉ मिनिस्टर कुछ भी बोलते थे, मगर ये वैसे नहीं है, इतने भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब इनकी जो बातें हैं इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, सच्चाई इनके बातों में है, मतलब इनके इंटेंशन में सच्चाई नहीं है, ठीक है। उसको भी हम समझ लेंगे कि आखिर ये मतलब इनका जो स्टेटमेंट है ये किस हद से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इन्होंने कही थी, ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने यहाँ पे कही थी, ठीक है, कि मतलब अक्टूबर 17 को उन्होंने ये कहा था कि पीपल ऑफ दिस कंट्री आर नॉट हैप्पी विद द कॉलेजियम सिस्टम। मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से हैप्पी नहीं है। अभी लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लोगों को मतलब पता ही नहीं है कॉलेजियम क्या है। इंडिया के बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है, ठीक है, लॉयर्स को तो पता है, मगर लोगों को इंडिया के कॉलेजियम सिस्टम से दिक्कत है, ये बात तो इतनी ज़्यादा मतलब सही नहीं लगती है। फिर भी उन्होंने कहा कि भाई लोगों को जो है कॉलेजियम सिस्टम से दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत है। एज पर द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू अपॉइंट जजेस, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट का जॉब है जजेस को अपॉइंट करना, मगर इंडिया में जो है जजेस के अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? जजेस ही कर रहे हैं, ठीक है, ये उनका कहना है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट क्या है? जो अमेंडमेंट इन्हीं के सरकार ने किया है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये अमेंडमेंट की मतलब ये अमेंडमेंट कहती है कि भाई इसका जो है सरकार का इसमें से रहेगा, लॉ मिनिस्टर का उसमें रोल रहेगा, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। अगर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता तो ये भी उस जजेस के अपॉइंटमेंट कमेटी में एज ए मेंबर होते और इनकी भी चलती वहाँ पे जजेस किसको जज अपॉइंट करना है, इसमें ये लॉ मिनिस्टर की भी चलती। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जबकि इसको 4th जजेस केस में स्ट्रक आउट किया है, तो अभी यहाँ पे उनका कोई से नहीं है, इनकी वहाँ पे कोई चलती नहीं है।
तो ये इनका मानना है कि भाई लोग ही हैप्पी नहीं है, ठीक है, ये अपनी बात नहीं कर रहे मगर लोग यहाँ पे हैप्पी नहीं, ऐसा वो बोल रहे हैं। दूसरी बात, ही फर्दर सेड दैट पीपल कैन सी द पॉलिटिक्स अमॉन्ग द लीडर्स, लोगों को बस हमारे मतलब लोग ये पॉलिटिशियंस में ये पॉलिटिक्स नजर आ जाता है, ठीक है, मगर जुडिशरी में जो पॉलिटिक्स है लोगों को नजर नहीं आता है। अभी इतनी बात मतलब ये एकदम से झूठा है ऐसा भी नहीं है, इसमें कुछ हद तक आपको सच्चाई भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। दे डोंट नो द पॉलिटिक्स इनसाइड द जुडिशरी, जुडिशरी में बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं है ऐसा लोगों को लगता है, मगर जुडिशरी में भी पॉलिटिक्स होता है, ऐसा इनका कहना है। अभी ये कोई नई बात नहीं है, पॉलिटिक्स तो है, मतलब कोई अगर म्यूनिसिपैलिटी का कोई ऑफिस है, ग्राम पंचायत का कोई अगर ऑफिस है, कोई कॉलेज है, कॉलेज में भी प्रिंसिपल से लेके सारे प्रोफेसर तक पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ये प्रोफेसर ये 2-3 प्रोफेसर एक साथ बैठते हैं खाना खाने के लिए, ये 2-3 प्रोफेसर इधर बैठते हैं, ठीक है। ऑफिस में अगर आप जाओगे ये 2-3 क्लर्क इनके साथ बैठते हैं, ये क्लर्क का उस ऊपर वाले के साथ मतलब कनेक्शन है। ये पॉलिटिक्स आपको हर जगह पे देखने को मिलता है। तो इनका कहना है कि लोग जो है जुडिशरी में जो है पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलते हैं। जजेस में जो डेलिब्रेशंस होते हैं कि किसको जज अपॉइंट करना है, ये सारा जो है मतलब इनट्रांसपेरेंट है। अभी इसमें सच्चाई है, किस जज को अपॉइंट किया जाता है इसमें बिल्कुल भी मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। कई बार सपोज अगर आप कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो तो फिर आपको अगर आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमने ये एग्जाम लिया है, इसके बेसिस पे हमने इस बंदे को अपॉइंट किया है, या फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमने ये इंटरव्यू लिया है इसके और इस बंदे में कुछ क्वालिटीज थी इसलिए हमने इसको अपॉइंट किया है, ठीक है। अभी आप हायर जुडिशरी का सपोज लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये तो बताना पड़ेगा हमने इन एक्सपीरियंस को देखा है, इस जज ने जो है इस पर्टिकुलर जज ने हाईकोर्ट, जब ये हाईकोर्ट में जज थे तो इन्होंने इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर निर्णय दिया था, तो इसीलिए हमें लगता है कि इनका जो है सुप्रीम कोर्ट जज में अपॉइंट करना चाहिए। मतलब कुछ तो रीजन देना चाहिए कि भाई आप किसी हाई कोर्ट जज को एज अ सुप्रीम कोर्ट जज ले रहे हो, या फिर किसी को आप एज अ डायरेक्टली हाई कोर्ट जज ले रहे हो 10 ईयर एक्सपीरियंस होने के बाद में, तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट सम रीजन, कुछ तो कारण देना चाहिए। या फिर आपको इतना तो बताना चाहिए कि कितने लोग कंपटीशन में थे। सपोज आपने पहले 10 लोगों को कंसिडर किया था और 10 में से आखिरी में आपने 2 लोगों को हाईकोर्ट जज बनाया, या फिर आपने सपोज हाईकोर्ट जजेस में अभी जितने सारे बॉम्बे में इतने सारे हाईकोर्ट जजेस है बॉम्बे कोर्ट में, ठीक है। अभी ना कोई कर्नाटका का कोई हाईकोर्ट है उसमें कितने सारे हाईकोर्ट जजेस है, इनमें से आप कुछ गुने चुने लोगों को आप सुप्रीम कोर्ट जज ले लेते हो, तो आपको इतना तो बताना पड़ेगा कि आपके सबसे पहले दिमाग में आपके कितने कंसिडरेशंस थे। सपोज 50 लोगों को आपने कंसिडर किया, उसमें से 4 लोगों को आपने सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया, तो एटलीस्ट आपको इतना बताना चाहिए व्हाई दिस 4 जजेस, ये 4 जजेस को ही आपने क्यों लिया है, ये आपको बताना चाहिए था। मगर यहां पे आपको वो कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वो कंसिडरेशंस किस बेसिस पे आपने ये किया है, तो इसीलिए यहां पे कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो लॉ मिनिस्टर जी की ये जो बात है इसमें कोई मतलब गलत हुआ है, झूठ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने नोटिस किया है हाफ ऑफ द टाइम ऑफ जजेस लोगों का आधा समय तो जो है किसको सुप्रीम कोर्ट जज बनाना है इसी में चला जाता है। मतलब ये जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के काम कर रहे हैं ये काम ही नहीं कर रहे हैं, आधा टाइम तो इनका आगे के मेरे बाद किसको मैं बनाऊंगा, मेरा जो सक्सेसर है वो कौन रहेगा, इसी को सोचने में इनका टाइम चला जाता है, ये भी इनका कहना था, ठीक है। अभी ये बात मतलब मैं खुद कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं इतना तो मतलब हम तो नहीं जानते कि भाई आखिर ये किस तरीके से समय बिताते हैं, इन्होंने नोटिस किया होगा इसलिए कह रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ पॉलिटिक्स अगर है वहां पे तो ये सब चीजें भी वहां पे चलती होंगी। उसके बाद स्ट्रेसिंग द नीड ऑफ रीथिंकिंग ऑफ कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट्स इन द हायर जुडिशरी, यूनियन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि एवरी जज इन इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय द लॉ मिनिस्ट्री इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड दिस प्रैक्टिस गिव अस वेरी इमिनेंट जजेस एट द टाइम। इनका कहना है कि जब पहले था, मतलब अभी हम हिस्ट्री देखने वाले हैं कि जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। अभी इससे पहले जो होता था तो वहां पे एकदम से इमिनेंट जजेस मिलते थे, ये बात भी सही है, ठीक है। जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस भगवती, जस्टिस एच.आर. खन्ना, हंसराज खन्ना, ठीक है। मतलब आप नाम ऐसे सुनते जाओगे, मतलब फर्स्ट जनरेशन लॉयर बने हैं जजेस, और इतने बड़े जजेस बने हैं और इतना मतलब क्वालिटी जजमेंट दिए हैं। मैं एक वीडियो जो है हंसराज खन्ना के ऊपर बनाने वाला हूं, जस्टिस हंसराज खन्ना के ऊपर, ठीक है। मुझे कुछ लॉ के बच्चे बोलते हैं कि सर आप जुडिशरी के क्लासेस लेते हो, आप कभी हमें एक बात बताइए कि मतलब कोई ऐसा जज बताइए जिनको हम आइडियल माने, ठीक है। तो भाई ये है जस्टिस हंसराज खन्ना, हम इनके बारे में भी बात करने वाले हैं,
ठीक है। तो मैं एक स्पेशल वीडियो आपको उनके ऊपर बनाऊंगा कि आखिर वो मतलब वो जो जज है वो आपके आइडल क्यों होने चाहिए। ठीक है, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आप देखोगे उन्होंने ये भी कही थी कि ये जो प्रैक्टिस है दुनिया में कहीं और नहीं है। ये भी सही है कि ऐसी प्रैक्टिस आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती है। इंडिया में ही जो है जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, किसको अपॉइंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कभी भी कहीं भी नहीं बोला जाता है। ठीक है, अगर आपने सपोज एमपीएससी ने कोई इंटरव्यू ले लिया और जरा से इधर उधर हो जाए ना, मतलब जरा सा इधर उधर हो जाए, इंटरव्यू में किसी बंदे को नहीं बुलाया, इंटरव्यू में किसी बंदे को कुछ पूछा ही नहीं, सपोज किसी बंदे को आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसको एक भी सवाल नहीं पूछा, वापस भेज दिया, तो वो बंदा डायरेक्टली कोर्ट चला जाता है। फिर कोर्ट में जाके बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे तो कंसिडर ही नहीं किया। तो फिर कोर्ट में ये एमपीएससी के जो मेंबर्स हैं इनको जवाब देना पड़ता है कि एक भी सवाल नहीं पूछा और क्यों, आपने इसको कैसे कंसिडर किया। ठीक है, मगर जजेस को जब अपॉइंट करते हैं, एक क्लर्क का पोस्ट के लिए भी अगर इतना ज़्यादा मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना जरूरी है, तो ये जो इतनी बड़ी पोस्ट है, ठीक है, हर बंदे को लगता है, अभी मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैंने ये इंसिडेंट में हमेशा बताता हूँ। मेरे एक बच्चे का फ़ोन आया स्टूडेंट का कि सर मतलब अभी लॉ के 2nd ईयर का बच्चा है, उसका मुझे फ़ोन आया कि सर मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है और मैं आपके गाइडेंस में स्टडी करना चाहता हूँ, शुरुआत से मैं स्टडी करना चाहता हूँ। तो मुझे खुद में समझ में नहीं आया कि भाई मैं उसको क्या सलाह दूँ। उसका ड्रीम तो है, मतलब एकदम से मैं उसे नहीं बोल सकता कि भाई ये कॉलेजियम है, ऐसा है, रिकमेंडेशन होना चाहिए, पॉलिटिक्स भी होता है, सब कुछ चीज़ें होती है। मैं उसको ऐसे बोलूँगा तो उसका दिल टूट जाएगा। ठीक है, वो अभी पढ़ना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, जितनी मतलब शिद्दत से हो वो उसके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार है। 2nd ईयर से वो अपने के लिए मतलब डेडिकेटेड स्टडी करना चाहता है ताकि उसको सुप्रीम कोर्ट जज तक पहुंचना है। मगर ये उसके लिए इतना आसान क्यों नहीं है? क्या उसके बस अपने क्वालिटी के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है? आज अगर आप मुझे पूछोगे कि कोई बंदा अपनी क्वालिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जज तक हो जा सकता है क्या, तो मैं मतलब यहाँ पे मैं कुछ देर सोचूंगा और मैं मतलब फिर भी मेरे दिल में ये नहीं आएगा कि भाई बन सकता है। ठीक है, नहीं बन सकता है। ठीक है, अपनी क्वालिटी के बेसिस के ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट जज तक जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट तक। उससे आगे अगर आपको जाना है तो फिर आपको हाई कोर्ट जज अगर आपको बनना है, आपको सुप्रीम कोर्ट जज बनना है, तो फिर वहाँ पे जो दिक्कतें हैं, तो ये कॉलेजियम सिस्टम उसमें दिक्कतें तो आती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आपकी अगर आप लगन से कर रहे हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो 1st जनरेशन लॉयर मतलब हमारे जो है उस पोस्ट तक वहाँ पे चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे और एक और कारण था जिसलिए चर्चा में है, अभी का जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें 1+4 का मतलब कॉलेजियम सिस्टम होता है। 1+4, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, मगर अभी जो जस्टिस चंद्रचूड़ जो अभी बनेंगे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनका जो कॉलेजियम रहेगा उसमें ये 1+4 नहीं रहेगा, उसमें 1+5 रहेगा। यानी पहली बार इंडिया में 6 जजेस का कॉलेजियम बनेगा। इंडिया में पहली बार 6 जजेस का कॉलेजियम बनेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? 3rd जज केस, हम इसको भी देखने वाले हैं। तो 3rd जज केस में पहली बार, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, 3rd जज केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे उनके साथ में उनके सक्सेसर के साथ और 3 जजेस रहेंगे, तो इनके सक्सेसर होने चाहिए। अभी जो जस्टिस चंद्रचूड़ जो है मतलब थोड़ा अर्ली जज बन गए हैं, तो ये 2 साल तक रहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने समय भी मेंशन किया था 2024 तक, 11 नवंबर 2024 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो इनके बावजूद इनके बाद जो 4 जजेस आने वाले हैं ये तब तक रिटायर हो जाएंगे। 4 जजेस तो रिटायर हो जाएंगे। जो 5वें नंबर पे हैं, ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना, अभी ये भी नाम आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये भी जो है मतलब जस्टिस जो हंसराज खन्ना है, मैंने अभी जिनका जिक्र किया था, इनके नेफ्यू है, मतलब ये इनके चाचा जी थे जस्टिस HR खन्ना। ठीक है, और तो और इनके पिताजी भी जज थे। जस्टिस संजीव खन्ना के जो पिताजी जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस थे। ठीक है, मतलब ये इनके चाचा जी है, ये इनके पिताजी है, और ये इनके बेटे हैं और इनके भतीजे हैं। मतलब ये ऐसा भी होता है जुडिशरी में। और ये भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉलेजियम का रोल इसमें भी आ जाता है। ठीक है, आप बोलोगे सर आप यू आर क्वेश्चनिंग इंटीग्रिटी ऑफ द जजेस। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ जजेस को हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं।
जजेस मतलब ऐसे कोई क्वालिटी कमी है ऐसा नहीं कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ जी की बात अगर आप करोगे, मतलब अगर आपको लग रहा है कि सर यू आर क्वेश्चनिंग इंटीग्रिटी ऑफ जजेस, तो मैंने कल ही वीडियो बनाया है जस्टिस चंद्रचूड़ जी के ऊपर। मतलब मैं इनका फैन हूँ, ठीक है। अभी ये भी जो है वाई.वी. चंद्रचूड़ जी के बेटे हैं, मतलब वाई.वी. चंद्रचूड़ जी का, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ जी के बेटे हैं। फिर भी जो है मतलब ये मेरे लिए आइडॉल जैसे है। मतलब इनके हर जो जजमेंट है इसमें जो डिसेंडिंग जजमेंट होते हैं, एक नदी के एक साइड, बस एक साइड से चलने से अलावा खुद का रास्ता बनाने का जो काम है, ये आपको जस्टिस चंद्रचूड़ जी करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसमें इनको नहीं मानता हूँ, ठीक है। उतनी क्वालिटी इन सब में है। जस्टिस संजीव खन्ना जी भी बहुत अच्छे जज है, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मगर ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जो है उंगली दिखाई जाती है, ठीक है। लॉ मिनिस्टर्स जो भी कोई चीज़, जो भी लोग कोलेजियम को मतलब क्रिटिक्स है जो इसके ऊपर जिसको काउंटर कर रहे हैं, उन लोगों की ये भी बात यहाँ पे कही जाती है। ये मैं बस आपको रिलेशन मैंने आपको बस दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो जो कोलेजियम में जो है 1+4 होना चाहिए था, अभी फिलहाल ऐसा है कि ये चारों जज ये कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो है वो 11 नवंबर 2024 तक वहां पे जज रहेंगे। इसकी वजह से एक और जो है मतलब जस्टिस संजीव खन्ना जी जो है, जो 11 नवंबर 2024 को जज बनेंगे, उनको भी अभी वहां पे कोलेजियम में लेना पड़ेगा। तो कोलेजियम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अभी का जो इंडिया में जो है पहली बार कोलेजियम 1+5 यानी 6 जजेस का कोलेजियम पहली बार बनने जाने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से ये कोलेजियम सिस्टम चर्चा में है। अभी हम देखेंगे ये कोलेजियम सिस्टम आखिर कैसे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट जज केस। जस्ट अ मिनट, लेकिन छोटा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट जज केस आता है। अभी ये जो हुआ था 1980 में हुआ था, 1980 में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ये आया था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया, अभी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी बात क्या है कंसल्टेशन की, तो ये जो वर्ड कंसल्टेशन है, सारा जो मतलब रायता जो यहाँ पे या फिर जो सारा जो चर्चा जो है वो इस कंसल्टेशन के वर्ड के ऊपर है। तो फिर वहां पे पूछा गया कि भाई ये कंसल्टेशन क्या है, वेदर दैट कंसल्टेशन मीन्स अ कॉन्करेंस और इट इज जस्ट अ मेयर शेयरिंग ऑफ व्यूज। यहाँ पे बस दोनों को व्यूज शेयर करने थे, या फिर ये कंसल्टेशन जो है किसी पार्टी के मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग था, ये सवाल पूछा गया। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है शुरुआत के समय में आपको देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट जो है इतना ज़्यादा झगड़ा नहीं करता था इसके साथ, पार्लियामेंट के वगैरह साथ। अब ये भी उतना पुराना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला कि भाई मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, एक्सेप्ट इंदिरा गांधी का जो केशवानंद भारती का जो केस लॉ है उसके अलावा ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मान लिया कि द वर्ड कॉन्करेंस इज जस्ट अ शेयरिंग ऑफ व्यूज एंड द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट जो है नाम के लिए पूछेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि हम जो है इस पर्टिकुलर जस्टिस को एज ए सुप्रीम कोर्ट जज हम बनाना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट जस्टिस को हम सुप्रीम कोर्ट जज बनाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है। फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बोलेंगे कि हाँ सही है, अच्छे हैं, आप इनको कर सकते हैं। या फिर ये क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इनके ऊपर एलिगेशंस हैं, आप इनको अपॉइंट मत कीजिए, इस तरीके से बोल सकते हैं मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट बोलेंगे ठीक है, आपसे सलाह मसलत हो गया, आपसे कंसल्टेशन हो गया, हमें जो करना है हम कर लेंगे। तो ये सिचुएशन था 1981 में। मतलब दिस इज अ केस ऑफ फर्स्ट जज केस, दैट इज एसपी गुप्ता का जो केस है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपको जो करना आप कर सकते हैं, हमें बस एक बार मतलब एक फोन करके पूछ लीजिए, इनफॉर्मली पूछना है, इसके मतलब फॉर्मली पूछना है, इसके अलावा बाकी कुछ बाइंडिंगनेस वगैरह कुछ नहीं है। सो दिस वाज द फर्स्ट जज केस। उसके बाद सेकंड जज केस आ गया 1993 में, ठीक है। अभी ये जो 9 जजेस का बेंच था, अभी इसको ओवररूल करना है तो बड़ा बेंच होना चाहिए, तो 9 जजेस का बेंच था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को जो है अपनी डिग्निटी का एहसास हो गया।
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपने पावर का एहसास हो गया। मतलब आपको पता है नितिन बानगुड़े पाटिल जी बोलते हैं, ठीक है, जब शेर को पता चलता है कि अपन शेर हैं, तो फिर शेर अपना शेर मतलब जो शेर उसका अंदर का जो शेर है उसको दिखाने लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे रियलाइज हो गया कि भाई हमारे पास इतने सारे पावर्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया जो कंसल्टेशन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कंसल्टेशन डजंट मीन जस्ट अ शेयरिंग ऑफ व्यूज बट अ कंसल्टेशन मीन्स अ कॉन्करेंस, एक मत, ठीक है, मतलब हम जो बोलेंगे वही जज होगा, हमारे रिकमेंडेशन के अलावा तुम किसी को भी जज अपॉइंट नहीं कर सकते। सो द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट, ये बात यहाँ पे जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो यहाँ पे इन्होंने एक और बात कही कि मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 और सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे जो कंसल्टेशन प्रोसेस में मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 अदर जजेस, ये तीनों मिलकर जो है किसी का नाम क्या रिकमेंडेशन देंगे। मतलब एक कोलेजियम की एक शुरुआत थी सेकंड जज केस में। तो ये 2 नाम ये तीनों मिलके रिकमेंडेशन देंगे एंड दिस रिकमेंडेशन विल बी बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट जो है जिन लोगों के नाम का रिकमेंडेशन दिया है उन्हीं में से किसी को एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसमें एक और बात कही गई थी, ठीक है, हम देखने वाले जस्टिस HR खन्ना जो थे, मैंने आपको बताया उनके खिलाफ कितना इनजस्टिस हुआ था कि मतलब वो सीनियर होने के बावजूद उनको एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं किया गया था, ठीक है, उनके अलावा किसी और लोगों को अपॉइंट किया गया था, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक और मतलब बदलाव लाया गया था कि जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट रहेगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, ठीक है। आज आप देख रहे हो जस्टिस चंद्रचूड़ जी सीनियर मोस्ट जज बन रहे हैं, उनके बाद ये 4 जजेस जो है ये नहीं बन पाएंगे और सीधा जस्टिस संजीव खन्ना जो है जज बनेंगे। ये हम आज भी हम लोग बता पा रहे हैं। हम क्यों बता पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ सेकंड जज केस। सेकंड जज केस में पहली बार कोर्ट ने बोला था कि जो सबसे ज़्यादा सीनियर रहेगा वही जाके चीफ जस्टिस ऑफ मतलब जो है चीफ जस्टिस बनेगा। तो ये भी यहाँ पे मतलब इस केस की वजह से हुआ था। उसके बाद आया थर्ड जज केस। थर्ड जज केस में जो है एक्चुअल कोलेजियम का यहाँ पे मतलब गठन हुआ था। द क्वेश्चन वाज वेदर कंसल्टेशन जो है इस कंसल्टेशन इज ओनली ओपिनियन ऑफ CJI और कंसल्टेशन जो है मतलब या फिर मतलब अलोन ओपिनियन होना चाहिए CJI का, या फिर इनके साथ कोई सीनियर मोस्ट जजेस का ओपिनियन होना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोलेजियम का गठन किया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ऐसे 5 जजेस का मिला के एक कोलेजियम बनेगा और ये कोलेजियम जो है रिकमेंडेशन देगा। और इनमें से अगर 2 लोगों ने भी बोल दिया कि किसी पर्टिकुलर जज को अपॉइंट नहीं करना चाहिए तो फिर CJI शुड नॉट सेंड रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये इस तरीके का रिकमेंडेशन वहाँ पे नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यहाँ पे बोल दिया था। तो इस केस में एक्चुअली कोलेजियम का जो गठन था 1+4 का, ये यहाँ पे मतलब सेट हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको मतलब यहाँ पे याद रखना है, जैसा मैंने आपको बताया थर्ड जज केस। अब इसके बाद सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया, ठीक है। अभी ये जो है मतलब ये इसकी शुरुआत पहले से हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है ये इनको भी बहुत बड़ा कंसर्न था कि ये जो जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं इससे दिक्कतें आ रही है। तो इन्होंने जो है अब इनका ये अलग स्टाइल था, ठीक है। ये हर चीज़ जो करते थे मतलब सब लोग अगर किसी के खिलाफ निर्णय ले रहे हैं तो उनको साथ में लेके करते थे, ठीक है। मतलब ये ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनको अपोजिशन वाले भी मतलब एज अ फॉरेन एम्बेसडर के नाम पे अपॉइंट करते थे और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते थे, ठीक है। मतलब सरकार दूसरे की है फिर भी इनको भेज दिया है क्योंकि उनको इतना विश्वास है कि ये वहाँ पे जाके कुछ गलत काम नहीं करेंगे। मतलब इतने ज़्यादा ट्रस्टेड पॉलिटिशियन थे। तो इन्होंने जो है एक जस्टिस को ले लिया, जस्टिस MN वेंकैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जजेस थे। तो इनको ले लिया, इनको बोल दिया कि भाई आप एक थोड़ा सोचो कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो इन्होंने एक कमेटी बनाया, मतलब एक कमेटी के हिसाब से इन्होंने मतलब सोचा कि भाई कि इसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो इनके कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दिया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एक सेटअप होना चाहिए। ये सिस्टम मतलब दुनिया में बहुत जगह पे इस तरीके का सिस्टम है। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सेटअप करना चाहिए। नेशनल इसमें जो है मतलब CJI रहेंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, ठीक है, और लॉ मिनिस्टर भी रहेंगे और कुछ इमिनेंट पर्सन्स भी रहेंगे, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक। ये जो था ये यहाँ पे नहीं हो गया। इमिनेंट पर्सन फ्रॉम द पब्लिक है मगर चूजन बाय द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद द CJI।
तो ये जो इनको भी जो है अपॉइंट करने का काम मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह द्वारा किया जाएगा। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बोला था। इसी कमेटी का रिकमेंडेशन मतलब नरेंद्र भाई मोदी साहब जो है इनकी प्रायोरिटी थी, सरकार में आने के बाद पहला काम इनको क्या करना था, तो इनको करना था भाई जजेस अपन अपॉइंट करेंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो वो इन्होंने सबसे पहला अमेंडमेंट यही कर दिया, इन्होंने जो है सबसे पहले बदल दिया सिस्टम। उन्होंने बोल दिया कि भाई आज से जो है जजेस हम ही अपॉइंट करेंगे। तो एकदम प्रायोरिटी के ऊपर नरेंद्र भाई साहब मोदी जो है मतलब इनको पहले से पोटेंशियल पता था कि भाई जजेस को अपॉइंट करने का मतलब कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले काम यही किया अपॉइंटमेंट का। मगर इनको पता नहीं था कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की चीज़ें अलाउ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से 4 जज केस आ गया सामने। ये भी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन ने फाइल किया था, जिसको हमने 4 जज केस बोला है। तो 5 जज बेंच तो एक बार फिर से बैठ गया, उन्होंने बोल दिया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है इसको उन्होंने जो है स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि भाई जो पहले वाला कॉलेजियम सिस्टम है वही सही है और वही हम चलाएंगे। इसमें एक और चीज़ है, इसमें 4:1 जजमेंट दिया गया था। इसमें एक जजेस थे जस्टिस जे चलमेश्वर, ठीक है, ये भी एक मतलब डिसेंटिंग जजमेंट थे। तो उन्होंने कहा था, डिसेंटिंग वर्डिक्ट में लिखा था, उन्होंने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, सेइंग दैट इट्स प्रोसीडिंग वेयर एब्सोल्युटली एपेक्यू, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एंड इनएक्सेसिबल टू द बोथ पब्लिक एंड हिस्ट्री। ये आपको इतिहास में भी देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं भी ढूंढने जाओगे ना कि मतलब किस जज को क्यों अपॉइंट किया था, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना ही ये आपको हिस्ट्री में मिलेंगे, ना ही किसी को पता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई लीक वगैरह हो सकता है, अगर कहीं और लीक हो सकता है कि किस जज को क्यों नहीं लिया गया। मतलब ये 5 जजेस जो है ये चाय पे बैठेंगे राउंड टेबल पे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, ठीक है, आरटीआई में नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही थी कि ये जो सिस्टम है इससे मतलब वहाँ पे इस तरीके की गलतियाँ वहाँ पे हो सकती हैं। अभी लास्ट में वे अहेड, आप लोग अगर मुझे मेरा ओपिनियन जानोगे तो मुझे लगता है भाई ये जो कॉलेजियम है इसमें बदलाव होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जो फ़ोन मुझे मेरे स्टूडेंट्स के आते हैं ये मुझे कभी कभी परेशान करते हैं कि भाई कोई बंदा अगर मतलब फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उसको आज के समय में अगर जज बनना है, ठीक है, तो क्या इसके लिए कितना आसान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई इसमें बदलाव होना चाहिए। और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वगैरह। एक क्लर्क के पोस्ट के लिए इतना ट्रांसपेरेंसी है, क्लर्क के पोस्ट के इंटरव्यू में क्या क्या होता है इसके लिए इतना डिबेट है, कोर्ट में इतने केसेस हैं जिसमें क्लर्क के पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए कितना कुछ अगर गलत होता है तो ये सब चीज़ें हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, या फिर क्या हुआ है ये किसी को पता ही नहीं चलेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर तो फिर बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? मैं बोलूँगा परफेक्ट टाइम अभी तक नहीं आया है, ठीक है, परफेक्ट टाइम अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अभी आपको आज का समय अगर आप देखोगे तो क्या आप में से कोई कह सकता है कि हमारा सीबीआई एकदम से परफेक्टली काम कर रहा है? क्या आप में से कोई कह सकता है हमारा ईडी अच्छा काम कर रहा है? कोई कह सकता है हमारी पुलिस जो है अच्छे से काम करती है, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई कह सकता है अच्छा काम करता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काम सौंप दिया था तो हर कोई मतलब महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का जो है शिंदे सरकार या ठाकरे सरकार, तो हर कोई बोल रहा है कि भाई अभी तो शिंदे सरकार ही जीतेगा। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट दिया है, इसको तो काम तो करने दो, इसको निर्णय तो लेने दो। इसने निर्णय लेने से पहले लोग बोल रहे हैं कि भाई शिंदे सरकार का फेवर में आएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। आरबीआई हो, लोकपाल हो, कैग हो, तो ये सारी जो संस्थाएं हैं इन संस्थाओं को किस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर जी जो है हमारे, ठीक है, जुडिशरी को भी जो आप देखोगे मतलब प्रायोरिटी थी कि भाई जजेस का अपॉइंटमेंट सिस्टम अपने हाथ में लेना है। तो ये सब जब बदल हो जाएगा, जब सरकारें भी ऐसी आएगी जो मतलब इस तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे, और लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं, किसी को कोई फर्क पड़ता है हमारे इंडिया में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे काम कर रहा है? जब लोगों को फर्क पड़ेगा कि ये सब संस्थाओं के ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है तो लोग उसको रोकेंगे, तब जाके कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। बाकी जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट रहने में हम सबकी भलाई है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।